वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज गुड प्राइस। हमने पिछली क्लास में सीखा था एक अच्छा शेयर क्या होता है, लेकिन अच्छे शेयर को हमें अच्छे प्राइस पे खरीदना होता है। आई एम रिपीटिंग, वी हैव टू बाय गुड शेयर एट गुड प्राइस। अगर आपने अच्छे शेयर को खराब प्राइस पे खरीद लिया तो आपका जो रिटर्न है वो सही नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू बाय गुड शेयर एट गुड प्राइस। नाउ जब हम गुड प्राइस की बात करते हैं, इसका कहीं से मतलब नहीं होता कि यू विल बाय एट बॉटम। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एकदम नीचे उसको खरीद पाए एंड यू कैन सेल इट एट द टॉप। ऐसा कोई थियरी नहीं बनी है, ऐसी कोई थियरी नहीं है कि यू कैन बाय शेयर एट बॉटम। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। Now, if you cannot buy share at bottom, then what is good price? किस प्राइस पे जाके आपको लगता है कि हाँ अब ये जो शेयर है ये सही दाम पे आ गया है, अब हम इसको खरीद सकते हैं या अब हमें इसे खरीद लेना चाहिए। नो डाउट, जब भी आप शेयर खरीदेंगे उसके बाद उसके नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई भी थ्योरी लगा के कि अब आपने खरीद लिया, अब इसके नीचे तो ये नहीं जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज अ गुड प्राइस। Interested, sir. ओनली वन? Yes, sir. Also interested. So I am also Sandeep, interested, sir. Sandeep is interested, Vipin is interested, and Somil Misra ji is interested. Colonel Roy interested. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. And अच्छा, ये अब संदीप जी, बाकी आपके टीम के लोग कहाँ गए आज? आज वर्किंग डे है इसलिए कम लोग हैं आप लोग। सर पहले से नोटिफाई नहीं था, शायद इस वजह से कुछ लोग अपने प्लान शेड्यूल नहीं कर पाए। नोटिफाई नहीं था? ईशा, वेयर इज ईशा? शी वाज कोऑर्डिनेटिंग, शी टोल्ड मी टू कंडक्ट द सेशन टुडे। एक्चुअली सर वी ऑल आर नॉट नोटिफाइड अर्लियर। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं अगली बार से दिन में ही ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। बट आई हैव बीन टोल्ड बाय ईशा टू कंडक्ट द सेशन टुडे एंड इट हैज बीन इन्फॉर्म मी यस्टरडे ओनली। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज गुड प्राइस। नाउ उसके लिए हम चलते हैं दोबारा स्क्रीनर की वेबसाइट पे टू नो व्हाट इज गुड प्राइस। सबसे पहली चीज, आई एम टेकिंग एनी स्टॉक, इट विल बी गुड इफ यू कैन नेम मी एनी स्टॉक। एनी स्टॉक, आप स्टॉक का नाम बताएं, कोई भी स्टॉक। अदानी विल्मर सर। अदानी विल्मर, ठीक है, आपने बताया अदानी विल्मर, ठीक है। नाउ गुड प्राइस हैव सम क्वालिटीज। अगर ये कुछ 4-5 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इफ यू फाइंड ऑल दोज 4-5 थिंग इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक, दैट कैन बी कॉल्ड एज गुड प्राइस। हमें लगता है कि 10 रुपए का स्टॉक है तो सस्ता है और 10,000 का स्टॉक है तो महंगा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 रुपए में आपको क्या मिल रहा है और 10,000 में क्या मिल रहा है, ये बहुत रिलेटिव थियरी है। हो सकता है 10 रुपए वाला स्टॉक महंगा हो और 10,000 वाला स्टॉक सस्ता हो, केवल आपको देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि आप 10-10 रुपए वाले 1,000 स्टॉक खरीद रहे हैं या 1,000 रुपए वाला एक स्टॉक खरीद रहे हैं, बात वही है। अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो परसेंटेज में इंक्रीज होती है, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स में। तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो परसेंटेज में होगा, नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं होगा। इसलिए कितने शेयर्स आपके पास हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी है इससे फर्क पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो 5-5 रुपए वाले 10 स्टॉक खरीद लेंगे या 10,000 स्टॉक खरीद लेंगे, 5,000 इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ 1,000 रुपए का या 1,200 रुपए का एक स्टॉक है, इसके 4 यूनिट खरीदो, कहते 4 ही तो आएगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, 4 से क्या फर्क पड़ता है, 4 है या 40 है या 400 है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 है, अब 5,000 के 6 होंगे, 7 होंगे या 3 होंगे, 2 होंगे,
आपको तो वैल्यू पे डिपेंड करना है, आपको नंबर ऑफ शेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको पहली चीज तो जानना है, टू नो अबाउट द प्राइस। अब गुड प्राइस की कुछ क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को हम डिस्कस करेंगे आज। पहली क्वालिटी, और मैं चाहूंगा कि आप उसे लिखें कहीं तो बहुत अच्छा होगा। पहली क्वालिटी, आपने कहा अदानी विल्मर, तो मैं ले रहा हूं ये स्टॉक। वैसे बहुत डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई और स्टॉक ऐसा बताएं जिसका हमारे पास डेटा अवेलेबल हो 10-5 साल का, वो स्टॉक बताएंगे वरुण तो मैं। बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस, वरुण ठीक। बेवरेजेस। आपने कहा वरुण बेवरेजेस, कोई भी एक आपको 2-4 स्टॉक का मैं चाहता हूं कि आप लोग जो स्टॉक बताएं मैं वही लूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब भी कोई स्टॉक लेंगे तो आपको ये देखना है क्या उसमें कोई एबनॉर्मल रन तो नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई स्टॉक लेते समय आपको पहली चीज देखनी है, क्या उसमें एबनॉर्मल रन तो नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल रन? आपको एबनॉर्मल रन देखने का सबसे आसान तरीका है, आप उसका लाइफ टाइम चार्ट किसी भी चार्टिंग वेबसाइट पे लगा दें। वो कोई भी हो सकता है, वो मनी कंट्रोल हो सकता है, वो ट्रेडिंग व्यू हो सकता है, वो ट्रेंड लाइन हो सकता है। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं, मैं आपके सामने यूज करके दिखा रहा हूं, बाकी मैं उसको डिटेल में यूज करना आपको सिखाऊंगा भी। लेकिन आज क्योंकि आपने बोला है तो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। ट्रेडिंग व्यू ना, ये वेबसाइट मैं यूज करता हूं। मैं फिर बता रहा हूं, आप कोई भी चार्टिंग वेबसाइट यूज कर सकते हैं जहां पे आपको उसका पास्ट डेटा मिल जाए, ठीक है। आप इस पे जाएंगे, आप लिखेंगे, सपोज आपने लिखा वरुण बेवरेजेस, और जब आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो मैं फिर बता रहा हूं, ये मनी कंट्रोल पे भी सेम फीचर है, हर जगह आपको ये फीचर मिल जाएगा। मैं बाकी चीजें यहां से हटा दे रहा हूं, केवल मैं आपको इसके लाइफ टाइम चार्ट को दिखाऊंगा। ध्यान रखिए, इस चार्ट को देखिए, मैंने क्या किया, इसके लाइफ टाइम चार्ट को लगा। जब भी कोई चार्ट वाई एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई चार्ट वाई एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो जाए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां तक ये जो चार्ट था ये सही चल रहा था, ये चार्ट जो था ये सही चल रहा था। अगर ये चार्ट ऐसे चलता जाता, लाइक दिस समथिंग, तो ये कुछ ठीक था, ये ग्रोथ ठीक थी। लेकिन जैसे ही इस चार्ट ने ऐसे चलना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज चार्ट हैज बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस। चार्ट हैज बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो उसको हम एबनॉर्मल रन कहते हैं। इस एबनॉर्मल रन में अगर आप एक बार फंस गए तो आप कई समय, मैं नहीं कह रहा कि आपका वो प्राइस कभी नहीं आएगा, लेकिन जनरली आप लंबे समय तक फंस सकते हैं। जनरली आपका जो एवरेज रिटर्न है वो कम हो जाता है। तो कभी भी ऐसा स्टॉक जिसमें एबनॉर्मल रन आ गया, एबनॉर्मल रन, चार्ट जनरली क्या होगा, 15 डिग्री के अंदर पे चलेगा, 30 डिग्री के अंदर पे चलेगा, 35 चलेगा, 40 चलेगा, 45 चलेगा, 50 चलेगा, 60 चलेगा। लेकिन अगर आपका चार्ट 65, 70, 80, 90 डिग्री के एंगल पे चलना लगे तो समझ जाइए कि वो चार्ट अब आपका एबनॉर्मल रन में आ गया। हो सकता है बहुत अच्छा स्टॉक हो, आपको करेक्शंस का वेट करना पड़ेगा, जब करेक्शंस आएंगी तभी उसमें एंट्री करना है। तो पहली फीचर, कभी भी अच्छे स्टॉक में आपको एंट्री करनी है तो आपको ध्यान रखना है उसका चार्ट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल तो नहीं हुआ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो पास्ट में लोगों जो उसमें फंसे हैं। जैसे अगर आपको देखना है तो चलिए IRFC दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत लोग इसमें जाके, ये चार्ट एबनॉर्मल टू वाई एक्सिस हो गया था, फंसे हैं बहुत लोग। इसको 200 पे जाके अब ये दोबारा 140 पे आ गया। क्या ये दोबारा 200 पे जाएगा? अगर ये अगले 1 साल 1.5 साल भी ले तो पता नहीं, हो सकता है 2 दिन में भी चल जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लॉन्ग टर्म चार्ट हो जाए तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। और एग्जाम्पल बताता हूँ, IREDA, ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया,
जब चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको देखना है आवास, अगर मैं सही कर, आवास फाइनेंशियल, आई थिंक डबल आवास फाइनेंशियल, अगर इसको सही समय पे, ये चार्ट जो है ये यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया था। दिस चार्ट हैज बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस एट दिस स्टेज। अगर आप देखेंगे करीब ऐसे चलना शुरू हो गया था, चार्ट को ऐसे चलना चाहिए था। अगर आपको देखना है क्लीन साइंसेज, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पास्ट में ऐसे हुए हैं। ये देखिए क्लीन साइंसेज, दिस चार्ट वाज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर इसमें आप फंसे हैं, आपका पैसा अभी भी फंसा हुआ है, उसका रीजन है क्योंकि आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो जो पहली चीज है, कोई भी स्टॉक अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, उससे आपको दूर रहना। मैं नहीं कह रहा कि वो और ऊपर नहीं जाएगा, वो जाएगा नहीं जाएगा, उस ना जाने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर। तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट चांसेस, ऑल अबाउट चांस। आपको अपने फेवर में चांसेस को मैक्सिमाइज करना है। तो जो भी चार्ट आपको दिखे वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा है, उससे आपको दूर रहना है। RVNL पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा था, इससे आपको दूर रहना था। अगर आप दूर रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे, आप पैसा बनाते रहेंगे। आपको दिखा रहा हूं आई आई क्या था, IRCTC। जब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ था, अगर लोगों को उस समय समझ में आ जाता, तो अभी बहुत लोग 1.5-2 साल से फंसे होने के बाद अब इसको स्टॉक को जब ये चलना शुरू हुआ तो बेच दिया, और जब ये ऊपर था तो लोगों ने खरीद लिया था, और कई दिनों तक इसमें फंसे रहे और कहते थे सर IRCTC तो चलता ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए तो आपको उससे बचना है। क्या पहला पॉइंट आप लोगों ने गुड स्टॉक का नोट कर लिया, गुड प्राइस का नोट कर लिया कि चार्ट हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर होता है तो मुझे उस स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है, उस स्टॉक से अपने आप को बचा के रखना है। इज इट क्लियर? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? Yes, sir. ना, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नो सर। नहीं। नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है पीई रेशियो। प्लीज नोट करेंगे इस पॉइंट को, पीई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस अर्निंग रेशियो। पहली बात तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है आपको ये जानना है। अगर आप ये वरुण बेवरेजेस आपने स्टॉक मुझे बताया, इसका प्राइस है 1380, 1380 इसका प्राइस है। और इस स्टॉक ने पिछले साल में कमाया है हर शेयर पे, पर शेयर कमाया इसने 15 रुपए, 15 रुपए कमाया है। अगर आप 1380 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ आपका 87.6 आ जाएगा। कैसे किया मैंने आपको? करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर ने, कंपनी ने साल भर में जो कमाया वो था इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, जितने भी लोग थे सब में डिवाइड कर दिया, तो हर शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 15 रुपए 82 पैसे, 15 सुनील रुपीज। सर, सुनील सर, यस सर। थोड़ा सा मिस कर गया इस वाले पोर्शन को, पी रेशियो को शुरू से एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टॉक का प्राइस है सर 1380। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो आप लोग इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं बाद में। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। तो इसका प्राइस है 1380 इज द प्राइस, और इस स्टॉक की प्राइस अपॉन अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। तो प्राइस है 1380, और स्टॉक की जो अर्निंग है, अर्निंग है आपकी इस साल की, वो है आपकी 15.82। मेरे कर्सर को ध्यान से देखेंगे, मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है। 15.82, 15.82 is the earning of my share. Now 15.82 is the earning, and
1380 इज द प्राइस। अगर मैं इस प्राइस को इस अर्निंग से डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 87.6 मिल जाएगा। और हमें ध्यान रखना है यही हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो है, प्राइस डिवाइड बाय अर्न। नाउ इसका मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना तो आपने सीख लिया, प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। इसका मतलब होता है कि इस शेयर में अगर हम 1380 रुपए लगा रहे हैं तो 15 रुपए कमा रहे हैं। यानी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो पता चलेगा हर 1 रुपए कमाने के लिए आपको 87.6 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। इस कंपनी के शेयर में हर 1 रुपए लगाने के लिए टू अर्न 1 रुपी यू हैव टू पुट 87.6 रुपीज इन दिस शेयर। उसी के अगेंस्ट अगर मैं मान लीजिए SBI को देखता हूं आज के डेट पे, और मैं कहता हूं कि वहां पे प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है, इसका मतलब 1 रुपए कमाने के लिए यहाँ पे मुझे 10 रुपए 20 पैसे लगाने पड़ते हैं। और अगर मैं यहीं पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखता हूं तो यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो है 54.7, यानी 1 रुपए कमाने के लिए मुझे 54.7 रुपीज लगाना पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी सस्ती है। जहां पे मुझे 1 रुपए कमाने के लिए केवल 10 रुपए लगाना पड़ रहा है वो सबसे सस्ती है। जहां पे 54 लगाना पड़ रहा है वो थोड़ी महंगी है। जहां पे 87 लगाना पड़ रहा है वो और महंगी है। लेकिन क्या ये इतना इजी है कि 10 रुपए वाली सस्ती है इसको खरीद लो और 87 वाली महंगी है इसको बेच दो या इसको ना खरीदो? ये इतना आसान नहीं है। अब कोई चीज आपको सिंपली आपको ध्यान रखना है, वो 10 में आपको इस प्राइस को कभी ध्यान नहीं देना। इस प्राइस को आपको हमेशा प्राइस ये देखना है, यानी 1 रुपए कमाने के लिए मुझे कितना है, दिस इज योर प्राइस। एक्चुअल प्राइस आपका शेयर का ये होता है। तो अगर मैं, कोई कहता है पेज इंडस्ट्री 35,000 का शेयर है, नो, पेज इंडस्ट्री कितने का शेयर है? पेज इंडस्ट्री 73 रुपीज का शेयर है। एक्चुअल में 73 इज 1 रुपए कमाने के 73 लगाना है। ऑन द अदर हैंड नेस्ले अगर आप देखोगे तो नेस्ले जो कि केवल 1500 का, वो आपका एक्चुअल में 2500 का, एक्चुअल में नेस्ले वो आपका 81 का है। तो नेस्ले इज कॉस्टलियर देन पेज इंडस्ट्री। देखने में तो पेज इंडस्ट्री 35,000 का है और नेस्ले 2500 का है देखने में आपको, लेकिन नंबर ऑफ शेयर से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में आपको पेज इंडस्ट्री 75 रुपीज का है और स्टॉक जो आपका नेस्ले है वो 81 रुपीज का है। तो कौन सा महंगा है? एक्चुअल में नेस्ले महंगा है, नॉट की पेज इंडस्ट्री। एक चीज तो, लेकिन क्या ये इतना आसान है कि नेस्ले महंगा है तो ना खरीदो और पेज इंडस्ट्री सस्ता है तो उसे खरीद लो, या SBI तो केवल 10 रुपए का है वो खरीद लो? नहीं, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जी नेस्ले, इसमें से कौन सा आलू है, कौन सा प्याज है, कौन सा टमाटर है, कौन सा सेब है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि सेब 200 रुपए किलो है तो उसे मैं ना खरीदूं और आलू 20 रुपए किलो है तो मैं खरीद लूं, क्योंकि आलू सस्ता है। आप सेब भी खरीदते हैं, आप आलू भी खरीदते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेब के रेट में सेब खरीदना है और आलू के रेट में आलू खरीदना है। ऐसा ना हो कि सेब के रेट में आलू खरीद। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एप्पल के रेट में पोटैटो खरीद लेंगे तो दिक्कत है। अगर आपने पोटैटो के रेट में पोटैटो खरीदा और एप्पल के रेट में एप्पल खरीदा तो कोई थ्योरी नहीं है। पी किसको कितना मिलना चाहिए? एप्पल 200 रुपए किलो होगा, एप्पल 20 रुपए किलो नहीं होगा। और आलू जो है वो 20 रुपए किलो होगा, आलू जो है 200 रुपए किलो नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्कमस्टांसेस। इस सर्कमस्टांसेस में, इस इकोनॉमी में, इस डिमांड सप्लाई पे यही होगा। तो सेम चीज आपको देखना है, किस पी पे उसको मिलना चाहिए और किस पी पे वो मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज अगेंस्ट कि वो कितने पी पे ट्रेड कर रहा है, किस पी का उसका वाजिब दाम होना चाहिए। अगर आप लोग अपनी वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो मैं आपकी फेस एक्सप्रेशन से देख पाऊंगा कि क्या जो बातें मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो आई होप पी का जो कंसेप्ट होता है, होता क्या है, या बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बियॉन्ड चलता हूं
आपको कैसे देखना है, क्योंकि अब मैंने कहा एप्पल 200 रुपए किलो होगा और पोटैटो 20 रुपए किलो होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि नेस्ले कितने पी पे मिलना चाहिए, या आपको पेज इंडस्ट्री कितने पी पे मिलना चाहिए, या आपको डाबर कितने पी पे मिलना चाहिए? इसका सबसे आसान तरीका है, पहले आप इसको पीयर से कंपेयर करेंगे। आप नीचे जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एफएमसीजी सेक्टर में किस पी पे स्टॉक जनरली मिलते हैं। अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर 54 पे है, नेस्ले 81 पे है, वरुण बेवरेज 87 पे है, गोदरेज 67 पे है, ब्रिटानिया 53 पे है, डाबर 53 पे है, कोलगेट 54 पे है। तो आपको लगे, यहां से एक आइडिया लग जाएगा कि जो एफएमसीजी सेक्टर है इसका जो एवरेज पी होता है वो 50 के आसपास है इस समय, 50-60 के आसपास अगर आप एवरेज देखेंगे। अदरवाइज आप नीचे जाएंगे तो एवरेज आपको ऐसे मिल भी जाता है, यहाँ 39 आ रहा है, इसमें छोटी मोटी सारी कंपनियां हैं। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनियां जो जिस लेवल की कंपनी आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, आप नेस्ले लेवल की देख रहे हैं, तो नेस्ले, हिंदुस्तान, वरुण बेवरेज, गोदरेज, ब्रिटानिया, डाबर, यही इंडिया के टॉप एफएमसीजी कंपनी है, और ये सब 50-60 के सी में मिल रही है। अब यहाँ पे कोई कंपनी अगर 87 के पी पे है तो देख के मुझे पता चल जाता है कि वो महंगी। और अगर कोई चीज मेरे को यहाँ पे अगर 53 के पी पे है तो वो मुझे दिखता है कि वो सस्ती है। कैसे सस्ती है? क्योंकि एवरेज अगर मैं निकालूं 54 से 87 के बीच में तो करीब 60 के आसपास आता है, 60 एवरेज आ रहा है। और मुझे जो चीज 50 से मिलेगी वो सस्ती है, और जो चीज 80 पे मिलेगी या 87 पे मिलेगी वो महंगी है। मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, मैं केवल उसको एक नंबर से नहीं देख पाऊंगा। ये रिलेटिव चीजें होती है, ये रिलेटिव होती है। तो यहां पर मैंने देखा तो पता चला कि जी सबसे महंगा इसमें वरुण बेवरेज है और सबसे सस्ता इसमें डाबर है। तो अब मुझे ये कंक्लूजन निकल गया कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है इस पॉइंट पे तो डाबर इज लुकिंग अट्रैक्टिव एंड वरुण बेवरेज मे बी हैविंग अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये थोड़ी महंगी दिख रही है एज कंपेयर टू अदर। लेकिन फिर यहां पे एक फैक्टर और आता है, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो हो सकता है उस कॉलोनी में, उस एरिया में जो भी फ्लैट्स हैं या प्लॉट्स हैं, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ आप किसी कॉलोनी में रहते हो, वहां पे सारे प्लॉट्स हैं, उस प्लॉट के सबके दाम है 2-2 करोड़ रुपए। लेकिन एक कोई ऐसा प्लॉट हो सकता है जो कॉर्नर का हो, वो ईस्ट फेसिंग हो, वो उसके आसपास मेट्रो स्टेशन हो, तो वो उसी कॉलोनी में वो 2.5 करोड़ का होगा अगर बाकी सब 2 करोड़ के। इसका मतलब कि आपने सारे प्लॉट देखा और वो 2.5 करोड़ का था, आपने कह दिया ये महंगा है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वरुण बेवरेज जो है, जो देखने में तो आपको महंगा दिख रहा है एज कंपेयर टू अदर्स, 50-60 के बीच में ये 90 पे आ गया, लेकिन कहीं ये कॉर्नर वाला प्लॉट तो नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये एक ऐसी चीज तो नहीं है जो एक डिस्टिंग्विश फीचर रखती हो एज कंपेयर टू अदर्स। वो कैसे देखते हैं? उसको देखने के लिए के पास्ट डेटा में दिखाता हूं मैं आपको। वरुण बेवरेज को चेक करेंगे आप, उसका 10 साल का या लाइफ टाइम का या 50 साल का डेटा लेते दिया। अब मैंने 10 साल का डेटा लिया, यहां पे मैंने 10 को क्लिक किया और मैंने इसका पी देखा। अब देखता हूं, अब मुझे पता चलता है कि हाँ जी, वरुण बेवरेज जो है मीडियन जो है 70 के पी के आसपास ट्रेड करने वाली चीज, 10 साल का डेटा सर ये मैं देख, नेस्ले का चार्ट है। जो भी है नेस्ले का, तो नेस्ले देख लेते हैं। चलिए मैं वरुण बेवरेज देता हूँ आप लोग को। वरुण बेवरेज जो है मैं देखता हूं कितने के पी पे मिलता है। 10 साल का मैंने डेटा लिया और मैंने पी लिया, ठीक है। तो वरुण बेवरेज देखता हूं तो मुझे 58 के पी पे मिलने वाला चीज है। देखिए एवरेज कितना आ रहा है इसका, मीडियन कितना आ रहा है 58। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 58.0, ये है इसका मीडियन। और आज कितने पे मिल रहा है ये? आज मिल रहा है ये 87 पे। अगर मैंने देखा था तो मुझे मिल रहा था ये 87 पे, तो 58 वाली चीज 87 मिल रही है, यानी ये एक्चुअल में महंगी है। वहां से देख के पीयर कंपेयर किया तो महंगी लगी, लेकिन फिर मुझे दिमाग में आया कि नहीं, हो सकता है कि ये कॉर्नर वाला प्लॉट हो सकता है डिस्टिंग्विश फीचर वाला चीज हो, इसलिए फिर मैंने उसको पास से देखने की कोशिश की। तब मुझे पता चला नहीं, ये एक्चुअल में ही महंगी है, यानी इसको मुझे अभी अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इस चीज को मैंने समझ लिया।
अब मैं जाता हूं दूसरी कंपनी, सपोज मैं यहीं पे ले लेता हूं एक कंपनी और, सपोज मैं लेता हूं नेस्ले। नेस्ले, अब नेस्ले को देखता हूं, नेस्ले इस समय मिल रही है 81। पहले मैंने इसको पीएस से कंपेयर किया तो पीएस तो सारे 50-60 के बीच में है, यानी पीएस में तो देख के महंगा लग रहा है। अब मैं इसको पास से कंपेयर करूंगा, यानी उसी चीज को पास से भी कंपेयर करूंगा। अब मैं पास में गया, कैसे देखूंगा मैंने 10 ईयर का चार्ट ले लिया, उसके बाद मैंने मीडियन पे गया, पी पे देखा, तो नेस्ले जो है 70 के आसपास इसका एवरेज आता है, और आज कितने में मिल रहा है ये 80 पे, यानी एक्चुअल में महंगा है। अभी मुझे इसको अवॉइड करना, अभी मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए। जब ये 70 या उसके नीचे आएगा तो मैं देखूंगा। नो डाउट ये 60 में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब 60 में है, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ 60 में वाले अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे 70 में मिलेगा तो भी ठीक रेट होगा, लेकिन 80 में महंगा रेट, 80 में महंगा रेट है, तो मुझे महंगा और सस्ता ऐसे देखना है। चलिए, अब मुझे वहां पे डाबर सबसे सस्ता दिखा था, तो मुझे देखना है कि क्या डाबर सचमुच में सस्ता है, या वो ऐसा कोई प्लॉट तो नहीं है जो कॉलोनी के एकदम कोने में हो, जहां से कोई नाली बहती हो, इसलिए वहां पे कुछ गांव वाव लगा हुआ हो, इस चक्कर में बहुत सस्ता मिलता है, वो प्लॉट इसलिए सस्ता है। तो वो भी देखना पड़ेगा। कैसे देखूंगा मैं यहाँ पे डाबर लिखूंगा। अब डाबर 53 है, नो डाउट कंपेयर किया था मैंने सारे अपने पीएस में, तो 60 का एवरेज आ रहा था, ये 53 था। अब मैं इसको पास्ट में देखूंगा, फिर देखूंगा। अब मैंने इसका 10 साल का चार्ट लगाया, मैंने इसका पी देखा, तो मुझे पता चला कि ये एवरेज 49 है, यानी ये 53 में होके भी महंगा है। एक्चुअल में मुझे वहां देख के लग रहा था डाबर तो सस्ता है, डाबर एज कंपेयर टू अदर्स सस्ता था, लेकिन अब जब मैंने देखा तो पता चला नहीं जी, ये तो एवरेज लाइन ये डॉटेड 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 जा रही है, ये 49 50 के पी के आसपास है, यानी 53 में भी ये सस्ता नहीं है। एक्चुअल में दिख सस्ता रहा है, लेकिन ये उस प्लॉट की तरह है, वो कॉलोनी का कोने वाला प्लॉट है, जहां पे कोई नाली बहती हो, कोई गांव लगा हुआ हो, एकदम पीछे हो, कनेक्टिविटी बहुत खराब हो, रोड अच्छी ना हो, इसलिए ये सस्ता दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सस्ता है नहीं। इस तरह से आपको पी के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, हाँ जी लो पी स्टॉक ढूंढा और इन्वेस्ट कर दिया, प्लीज ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। आपको पी देखना है, पी को उसके रिलेटिव चीजों, अब ऐसा ना हो कि नेस्ले के पी को आप एसबीआई के पी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप पी कंपेयर कर रहे हैं तो सेम सेक्टर्स में कंपेयर कीजिए। ऐसा एसबीआई को करना है तो एचडीएफसी से कर, एसबीआई को वैसे एचडीएफसी को करना है तो आईसीआईसी से करिए, कोटेक से करिए, एक्सिस से करिए। उसी तरह एसबीआई को करना है तो पीएनबी से कंपेयर कीजिए उसको। उसी तरह अगर आपको एफएमसीजी को करना है, ऑटो में करना है, तो आइसर मोटर को मारुति से कंपेयर कीजिए। तो आपको पीयर्स से कंपेयर करेंगे और पास से कंपेयर करेंगे, तो आपको एक्चुअल डेटा समझ में आएगा कि क्या ये स्टॉक सस्ता है, महंगा है, अभी लेना चाहिए या अभी नहीं लेना चाहिए। क्या आपको ये कंसेप्ट पी का अच्छी तरह समझ में आ गया कि नहीं आया? कुछ क्वेरीज है? हेलो यस प्लीज। सर। यस यस प्लीज। सर मेरे को पूछना था कि जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का पीई कम होता है, तो हमारा हाँ जी। कंसेप्ट तो सेम है ना, कि जैसे कि 10 रुपए लगा के 1 रुपए कमाएंगे, और हम ये फूड वाली इंडस्ट्री में जाएंगे तो 50 लगा के कमाएंगे। तो ठीक है, बेस्ट तो बैंकिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंस है? 10 रुपए लगा के 1 रुपए आप नहीं कमाएंगे, बैंक कमा रहा है। आपको ध्यान अच्छा। रखना है कि 10 रुपए उस बैंक में लगा है, प्राइस जो लगा हुआ है उसमें बैंक 1 रुपए कमा रहा है। आप कितना कमाएंगे वो डिपेंड करेगा आपके प्राइस का फ्लक्चुएशन, आपके प्राइस का अर्निंग। बैंक को जो अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट होता है, वो आपको नहीं मिलता। वो या तो री इन्वेस्ट होता है या उसमें से कुछ डिविडेंड आपको मिलता है। समझ में आ रही है जितेंद्र जी? यस। अब आपको डिविडेंड मिलेगा या वो री इन्वेस्ट होगा, कंपनी ग्रो करेगी, तो उसका प्राइस कितना ग्रो करेगा। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कमा ज्यादा रही है, लेकिन उसका प्राइस ग्रो नहीं कर रहा, वो प्राइस ग्रो ही नहीं करेगा। आपको तो अल्टीमेटली प्राइस, वो कमा रही है कंपनी, खूब कमा रही है, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं है। सर आपको मिल एक 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 ऐसी कंपनी दिखाइए जो अभी तक आपने सब नेगेटिव दिखाई है, पी सबकी बड़ी हुई। एक आइडियल वाला कोई कंपनी दिखाई जिसके अंदर पी रेशियो के हिसाब से हम डिसाइड कर पाए। कि अभी सही है
ठीक है, मैं अभी आपको जी। दिखाता हूँ बहुत अच्छे रेट पे, बहुत अच्छी आपको दिखाता हूँ। HDFC बैंक, देखिए जरा, सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने देखा कि बैंक किस पी पे मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक 18, 19 जो टॉप बैंक है 18, 19, 16, 13 ये इसमें आपको दिख रहे होंगे जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े वाले बैंक हैं। ठीक है, अब इसमें जो 19 है वो देख के मुझे महंगा दिख रहा है और जो 13 है वो मुझे देख के सस्ता दिख रहा है। अभी यहां तक मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं। अब मैं जाऊंगा और HDFC को अगर मैं देखूं तो ये मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। ये बहुत महंगा वाले रबर, मतलब 20 की तरफ भी नहीं है और ये 13 की तरफ भी नहीं है, यानी ये बीच में ठीक ठाक है। अब मैं जाऊंगा इसके पास्ट को कंपेयर करूंगा, इसके पास्ट को मुझे यहीं से मिल जाएगा डेटा HDFC बैंक का। HDFC बैंक का डेटा जब मैं देखता हूं, इसको मैं जाता हूं 10 साल के डेटा पे, इसको मैं पीयर से कंपेयर करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि HDFC जो है जनरली 25 के पी पे मिलने वाली चीज, अब मिल कितने पे रही है, मुझे 16 के पी पे मिल रही है। ये सही टाइम है एज कंपेयर टू पी इन्वेस्ट करने के। प्लीज, मैं लाइव सेशन में हूं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिकमेंडेशन देने के लिए अथराइज नहीं हूं। आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीजें होती है, बस ढूंढना होता है, आपको ढूंढना होता है। और जब जब आपको एक कम पी पे मिलेगी, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्टॉक आपको नीचे मिलेगा उस समय दुनिया में सारी नेगेटिविटी उस स्टॉक के बारे में होगी। वो डूबने वाला होगा, बंद होने वाला होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी होती तो वो ऊपर ही मिलता, वो नीचे नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना विजन एडॉप्ट यूज करना है। क्या ये ऐसा बैंक है जो अगले 5 सालों में डूब जाएगा, पैसा लेके भाग जाएगा? क्या इसकी ब्रांचेज बंद हो रही हैं? क्या इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? इसका प्रॉफिट बढ़, जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताई है चीजें, अच्छे कंपनी की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या वो क्वालिटीज इसके अंदर है कि नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। और तब आपको अपने विजन के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखिए, अच्छा प्राइस और अच्छा सिचुएशन ऑफ द स्टॉक दोनों साथ साथ नहीं होता। कंपनी की अच्छी सिचुएशन और उस स्टॉक का अच्छा प्राइस, ये दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। अगर कंपनी की अच्छी सिचुएशन चल रही होगी तो प्राइस बहुत खराब मिलेगा, बहुत ऊपर मिलेगा। कंपनी की खराब सिचुएशन चल रही होगी तभी आपको प्राइस अच्छा मिलेगा। आपको अपना विजन अडॉप्ट करना है। तो आई होप कर्नल साहब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया, पहली चीज आपको देखना है कि कंपनी के प्राइस में एबनॉर्मल रन ना आया हो, यानी चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस ना हो। दूसरी चीज देखना है उसके पी को, जो उसके पीयर से और पास से कंपेयर करना है। तीसरी चीज वो देखना है आपको प्राइस टू बुक वैल्यू। अब ये क्या चीज होती है प्राइस टू बुक वैल्यू? हर स्टॉक का एक अपना बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू का मतलब कि अगर आज इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, आज इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, इसके सारे एसेट्स को बेच दिए जाए, उसके बाद जो पैसे आए उससे सारी लायबिलिटीज को पे कर दिया जाए, उसके बाद जो पैसे बचे उनको हर शेयर होल्डर में डिवाइड करें, तो एक शेयर होल्डर को जो मिलेगा उसे कहते हैं बुक वैल्यू। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज मैं एक कंपनी लेता हूं, मान लीजिए मैंने कहा डाबर, मान लीजिए। अब डाबर डाबर क्या, जो भी है सारी डाबर कंपनी को बंद करो, उसके सारे एसेट्स को बेच दो, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उससे सारी लाइबिलिटीज, मतलब जितना भी आपको एम्प्लॉयज का पैसा देना होगा, टैक्स अथॉरिटीज का देना होगा, सप्लायर्स का देना होगा, सब पे कर दो। करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे हर एक शेयर होल्डर में डिवाइड करो, तो एक शेयर होल्डर को मिलेगा 53.5, यानी 53.50 रुपए मिलेगा अगर आज ये कंपनी बंद हो जाती है तो। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। ये नोशनल है, ये आज की वैल्यूएशन पे है। हो सकता है जब बेचने जाए तो एक्चुअल में एसेट महंगा बिके सस्ता बिके, वो अलग बात होती है, लेकिन एक नोशनल वैल्यू आती है कि 53 रुपए तो this is book value is per share ना, per share per price holder, shareholder शेयर होल्डर पर शेयर। ठीक है,
तो एक शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा उसे कहते हैं बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होगा? प्राइस कितना है इसका? 53,535 और इसका बुक वैल्यू क्या है? 53.5। तो करीब करीब 10 गुना है। अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 9.99 यहाँ पर आ रहा है। कैसे किया? प्राइस 535 डिवाइड बाई 53.5 कर दिया, तो ये आपका आ गया प्राइस टू बुक वैल्यू 9.99। उसी तरह अगर मैं देखूं नेस्ले का, नेस्ले का क्या है? नेस्ले का प्राइस है आपका 2539 और नेस्ले की बुक वैल्यू है 32। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो मेरा निकल कर आएगा प्राइस टू बुक वैल्यू 79.2। उसी तरह अगर मैं देखता हूं मान लीजिए HDFC बैंक का, तो वहां पे क्या है? प्राइस है आपका 1431, बुक वैल्यू है 500, तो ये करीब 3 टाइम्स आ रहा होगा, 2.78 आ। ना एक चीज जान लीजिए, जितना प्राइस टू बुक वैल्यू कम होगा वो उतना सस्ता है, और जितना प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा होगा वो उतना महंगा है। तो अभी जो हमने स्टॉक्स देखे इसमें HDFC सस्ता दिख रहा है, और आपने डाबर देखा या नेस्ले देखा वो महंगा दिख रहा है। लेकिन ये तो थ्योरी है, ये किताबों में लिखा होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू कम है तो सस्ता है, प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है तो महंगा है। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। आपको जब देखना है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा किस प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड होना चाहिए और किस प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। जिस प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं, हर चीज वैसे ही है। आलू जो है 20 रुपए है, सेब 200 रुपए है। किताब में ये लिखा है आलू सस्ता है, सेब महंगा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा आलू कितने रुपए होना चाहिए। आलू 20 रुपए है, होना चाहिए 15 रुपए, तो आलू महंगा है। और सेब 200 रुपए है और होना चाहिए 250 रुपए, तो सेब सस्ता है। आपको होना चाहिए क्या और है क्या ये समझना पड़ेगा। है क्या ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। होना क्या चाहिए, आपका विजन एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, वहां पे सोचना पड़ेगा कैसे देखना है। मैं आपको थ्योरी बताता हूँ कैसे देखना है। Sir, सबसे one पहले minute. Can I interrupt for a minute? यस मैम प्लीज। So I just want to, my understanding is कि मेरा जो करंट प्राइस है स्टॉक का HDFC का वो 1441 रुपीज है, और अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी हो जाती है लाइबिलिटी पे करने के बाद मुझे हर शेयर का 519 रुपीज मिलेगा। एम आई राइट? ओके। यस एंड ऑल्सो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.78 है। आपने बोला जितना ये कम होगा इसका मतलब हमें उतने सस्ते में स्टॉक मिल रहा है। मिल रहा है उतना अच्छा है। अगर मान लीजिए आज इसकी प्राइस बुक वैल्यू अगर मान लो 1400 रुपए होती तो जी। बहुत अच्छी बात होती है आपके लिए। गॉट इट, ठीक है, मैं समझाऊंगी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हमें कि अब हमने जब इस HDFC बैंक को देखा तो मुझे देख के पहले मुझे फिर इसको पीयर से कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि पीबी रेशियो इन बैंक्स का क्या है। देखिए करंट प्राइस टू बुक वैल्यू HDFC का 2.78 है, ICICI का 3.54 है, कोटेक का 3.05 है और एक्सिस का 2.61 है। ठीक है, यानी ये करीब करीब सबके सब 3 के आसपास ही हैं, 3 के आसपास है। अब अगर मैं इसी को FMCG कंपनियों से कंपेयर कर देता हूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लेता हूं और वहां पे अगर मैं जाके देखता हूं प्राइस टू बुक वैल्यू क्या आ रही है, तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का 11 है, कॉलगेट का 39 है, PNG का 48 है और आपका जीरो, यानी ये 2-3 नहीं है, सब 11, 12, 20, 25 है। यानी ये बात समझ में आता है इनमें से हम सेब को आलू से कंपेयर नहीं कर सकते। सेब को हम फ्रूट खरीदने गए हैं तो हम ये देखेंगे जी हम एप्पल ले रहे हैं या ग्रेप्स ले रहे हैं या चीकू ले रहे हैं, कौन सा हमारे उसमें आता है वो लेंगे। और जब हम सब्जी खरीदने गए हैं तो हम देखेंगे जी हम घिया ले रहे हैं, तोरी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम घिया लेते लेते सेब ले रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आपको देखना है इन्हीं में से, अब मैं इनको देखता हूं अगर, तो मुझे पता चलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ध्यान से देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर सस्ता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल महंगा है। यहां से मेरे को ये कंक्लूजन निकल सकता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइस टू बुक वैल्यू 11 है और प्रॉक्टर एंड गैम्बल महंगा है। यहाँ पे ये कंक्लूजन आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह जब मैं बैंक में जाता हूं HDFC बैंक,
तो मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूं, यहां पे निकालता हूं कि HDFC सस्ता है, एक्सिस बैंक सस्ता है, लेकिन ICICI थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा महंगा है, ये कंक्लूजन मुझे निकालना है। आप कभी भी ICICI को हिंदुस्तान यूनिलीवर से या मारुति से कंपेयर नहीं करें। अब जब यहां तक कंक्लूजन आ गया कि हाँ, यहां से मुझे दिख में आया कि अगर मुझे खरीदना हो तो या तो मैं एक्सिस खरीदने के बारे में सोचूंगा या तो मैं HDFC खरीदने के बारे में सोचूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ICICI को मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज कंपेरिजन में वो थोड़ा महंगा है। लेकिन फिर देखूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि HDFC वो कोने वाला प्लॉट हो, बदबू वाला, और ICICI जो है वो वाला प्लॉट हो जो एकदम सामने वाला हो, जिसके पास मेट्रो है। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा पास्ट में HDFC किस प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होता है और पास्ट में ICICI किस प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? फिर मैं चार्ट पे जाऊंगा, मैंने HDFC लगा रखा है, मैं इसके 10 साल के चार्ट को लगाऊंगा, 10 साल के। फिर मैं यहाँ पे जाके मोर पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ मोर पे गया मैं, यहाँ पे जाके प्राइस टू बुक वैल्यू। अब मैंने 10 साल का चार्ट लगाया HDFC का, तो मुझे पता चला कि हाँ जी, HDFC जो है वो जनरली 4.3 ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होता है, एवरेज 4 पे, और मिल्क कितने पे रहा है? 2.78। यानी जब मैंने पीयर से कंपेयर किया तो भी मुझे सस्ता दिखा, और जब मैंने पास से कंपेयर किया तो भी मुझे सस्ता दिखा, तो भी मुझे सस्ता दिखा। तो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि हाँ जी, ICICI एक्चुअल में, सॉरी, HDFC एक्चुअल में सस्ता है। ऑन द अदर हैंड, जब मैंने ICICI को देखा था, जो मुझे पीयर से कंपेयर करके तो महंगा लग रहा था, लेकिन अब मैं देखूंगा क्या पास से इसको कंपेयर करें तो क्या सिचुएशन है। जब मैंने इसको पास से कंपेयर किया तो मुझे एक्चुअल में पास्ट में भी ये महंगा दिख रहा है, पास्ट से कंपेयर करके भी दिख रहा है कि ये ट्रेड होता है जनरली 2.3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे, और इस समय ये 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो एक्चुअल में ये दोनों एंगल से मुझे महंगा दिख रहा है, तो मैं इसको अभी अवॉइड करूंगा। मैं नहीं कह रहा कि ICICI खरीद लो और या मत खरीदो, HDFC खरीद लो। मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय आपको ICICI को अवॉइड करना चाहिए और आपको HDFC को खरीदना चाहिए, अगर आपको बैंक्स को ही खरीदने हैं तो इस तरह से आप कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन से सेक्टर में जाने के बाद कौन से शेयर को हमें खरीदना है और कौन से शेयर को नहीं खरीदना। चलो हम एक बार ऑटो में चलते हैं। अगर मैं देखता हूं मारुति, सपोज, अब जैसे ही मैं मारुति में गया, पहले हम पी को देखते हैं, फिर हम पीवी को देखेंगे, दोनों एंगल से देखेंगे ना। अब मैं पी को देखता हूं, तो मैं पहले जाता हूं, जनरली मुझे दिख रहा है कि जो ऑटो स्टॉक है, ऑटोमोबाइल के जो स्टॉक है, वो आपको टाटा मोटर्स, मारुति, MMM, इकर, तो सब कुछ देख के मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स इसमें सबसे सस्ता है। ध्यान से देखिएगा, टाटा मोटर्स इसमें सबसे सस्ता है, और जो टॉप के जितने भी हमारे ऑटो हैं उसमें जो है आपका मारुति महंगा है। ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर यहां से देखा, मुझे MMM ठीक ठाक लग रहा है, 21 पे है, लेकिन मारुति और बजाज ऑटो बहुत ही महंगे हैं, TVS तो बहुत ही महंगा हो गया, 60 हो गया, यानी बाकी सब 30-20 के पी के आसपास है, लेकिन ये तो एकदम डबल हो। अब मुझे देख के आ गया कि जी चलो टाटा मोटर्स को देखते हैं किस पी पे, क्या अभी टाटा मोटर्स खरीद सकते हैं क्योंकि सस्ता दिख रहा है। तो मैं जाऊंगा सीधे, यहां लिखूंगा टाटा मोटर्स, फिर मैं देखूंगा कि जी ये किस पी पे ट्रेड होना चाहिए एज पर द पास्ट डेटा। तो मुझे समझ में आता है कि टाटा मोटर्स एवरेज 13 के पी पे होता है, अब ये 18 के पी पे पहुंच गया है, यानी मुझे अभी अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है टाटा मोटर बहुत अच्छी कंपनी है, हो सकता है ये और ऊपर जाए, लेकिन इस समय अवॉइड करने में फायदा है, ज्यादा फंसने के चांसेस हैं अगर हम इस पी पे इसको खरीद लेते हैं। ऑन द अदर हैंड मारुति देखते हैं, जो 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है, उसको देखते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। तो उसका भी अगर मैं एवरेज देखता हूं तो वो एवरेज आपका किस पी पे ट्रेड करता है, एवरेज पी पे ट्रेड करता है वो
49 के, यानी वहां से देख के तो लग रहा था कि महंगा है, लेकिन कि भाई ये तो वो कॉर्नर वाला प्लॉट है जो मेट्रो स्टेशन के एकदम ठीक पास में है। यानी ये एक्चुअल में ये फलों में भी, हम सारे फ्रूट्स को कंपेयर कर रहे हैं, फलों में भी ये कुछ वो एवोकाडो है जो 1400 रुपए किलो ही मिलता है हमेशा, ठीक है, तो ये वो वाला हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि नहीं यार ये ठीक है, 30 के पी पे भी बहुत महंगा नहीं है, अपने एवरेज के नीचे ही मिल रहा है, यानी ये ठीक प्राइसिंग मुझे दिख रही है। मैं नहीं कह रहा खरीदना है प्लीज, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं केवल आपको चीजें सिखा रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि हाँ ये ठीक ठाक है। ऑन द अदर हैंड, अब फिर मैंने इसका पी देख लिया, अब मैं इसका पीबी देखूंगा, पीबी क्या कहता है, क्या पीबी में भी ये सस्ता है। तो अब मैंने जिसको पास्ट के पीवी पे देखा, तो पीवी पे देख के थोड़ा मुझे, क्योंकि ये एवरेज 4.8 पे होना चाहिए और इस समय 5 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है, तो यानी पीवी के रेट में ये थोड़ा महंगा आ चुका है। तो इसी तरह से हम ये 2-3-4 फैक्टर्स मैंने कहा कि एक चीज देख के आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये सस्ता है कि ये महंगा है। अगर मैंने HDFC बैंक को देखा, देखिएगा HDFC बैंक, तो मैंने उसको पी पे देखा, अगर मैं उसको पी पे देखता हूं तो मुझे सस्ता दिखता है, अगर मैं उसको पीबी पे देखता हूं तो भी मुझे सस्ता दिखता है, तो मैं कुछ कंक्लूजन ले पाऊंगा। तो आपके कुछ चेकलिस्ट होते हैं, ये चेकलिस्ट पास, ये चेकलिस्ट पास, ये चेकलिस्ट पास, जब वो 3-4-5 जो फैक्टर्स हैं, क्या इस स्टॉक में एबनॉर्मल रन है, क्या इस स्टॉक का पी ठीक ठाक है, हाँ, क्या कंपेयर करता हूं मैं इसको पीएस से तो ठीक है, हाँ, क्या मैं इसको पास से कंपेयर करता हूं तो ठीक है, हाँ, क्या मैं इसका पीवी देखता हूं पीएस से तो ठीक है, हाँ, क्या मैं इसके पीएस को, इसके पीवी को पास से देखता हूं तो हाँ। तो जब मतलब आउट ऑफ 5 आपको 4 मिल जाए तो आप कहते हो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 ही मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है, तो आपको डिसीजन लेना होता है कि हाँ मैं इस स्टॉक को परचेज करूं कि परचेज नहीं करूं। इस तरीके से आप कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई स्टॉक सस्ता है या कोई स्टॉक एंट्री करने का पॉइंट है कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी स्टॉक को देखिए ये 10,000 का है तो ये महंगा है और ये स्टॉक 10 रुपए का है तो सस्ता है। वो देखने का बहुत ही खराब तरीका है। अभी मैंने आपको दिखाया कि मारुति 11,500 का स्टॉक होने के बावजूद भी सस्ता दिख रहा है। तो आपको इन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। यतेंद्र कुमार, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट 1-2 साल में HDFC ने ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिए, ठीक है, लेकिन इसका स्टॉक मतलब कि शेयर सस्ता है, बाकी सब रेशियो सस्ते हैं, लेकिन रिटर्न बहुत कम दे रहे कंपेयर टू अदर बैंक। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टाटा मोटर्स लास्ट 1-2 साल से खूब अच्छा जा रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा, तो इस हिसाब से तो हम उसको खरीद ही नहीं पाएंगे अगर पीओ रेशियो हम कम होने का वेट करेंगे तो। हाँ एकदम सही कह रहे हो। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? इसका सोल्यूशन ये है बेटा कि आपको वो स्टॉक अच्छा लग रहा है जो भाग रहा है, जो नीचे। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ये दुनिया का नियम है। जो भी आप अपने पूरे परिवार में देखोगे, जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, जो आईएएस बन जाएगा, उससे हर परिवार जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और आपके परिवार में कोई, आपके परिवार का कोई बच्चा खराब हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा, तो आप कहोगे ठीक है बेकार है, उससे दूर रहो। ऐसा ही दुनिया है। आपको लग रहा है कि टाटा मोटर्स दुनिया में हमेशा चलता ही रहेगा और एचडीएफसी बैंक हमेशा पीछे ही जाता रहेगा, ये आपकी फीलिंग है। इसी को हम स्टॉक मार्केट में फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इसी में लोग पैसा गवाते हैं। अगर आप केवल इसी टाटा मोटर को, अगर आपको कहते हैं ना, यही अगर आपके अंदर क्राइटेरिया सही होता, आपको खरीदना आता स्टॉक, जो मैं आपको स्टॉक खरीदने, आज आपको 1,000 रुपए पे टाटा मोटर्स बहुत अच्छा लग रहा है, यही टाटा मोटर्स आप खरीदते ना, किसने मना किया? आप केवल आज से 2 साल 3 साल पहले खरीद लेते, आप खरीद लेते। मैं आपको 2 साल 3 साल पहले वाली सिचुएशन बता रहा हूं आपको एंट्री करने के। आप आज को देख के, आपने तो पास देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये 1,000 का है, भागे जा रहा है, 2,000 होगा, 3,000 होगा। मैं आपको वो एंट्री पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, सस्ता स्टॉक बताने कर रहा हूं, जब टाटा मोटर्स 150 रुपए का था। अभी तो सर ये पैरेलल दिख रहा है टू वाई एक्सिस ऑलमोस्ट। मैं इसमें एंट्री कभी नहीं करूंगा इस टाइम पे। हो सकता है यहाँ से 1,500 हो जाए, हो सकता है यहाँ से 2,000 भी हो सकता है,
पता नहीं, मैंने कहा ना कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रोबेबिलिटी इन योर फेवर। टाटा मोटर्स को यहां से जितना डबल होने की प्रोबेबिलिटी है, उतना ही टाटा मोटर्स को यहां से आधा होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन लेकिन एचडीएफसी को अपने इस पॉइंट से आधा होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 10-5% नीचे जा सकता है। तो मुझे अपनी कैपिटल को बचा के रखना है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में रहना है तो मुझे लॉन्ग टर्म में 12-15% कमाते रहना है। मुझे एक दिन में राजा नहीं बनना। यही स्टॉक मार्केट की पढ़ाई है। पढ़ाई और वो जो पर दिखाए जाते हैं ख्वाब, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो आई होप यतेंद्र, मैं आपकी बात को समझा पाया कि मैं आपको टाटा मोटर खरीदने को कह रहा हूं, लेकिन 2020 में, 2021 में, 2024 में नहीं। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, कब आप टाटा मोटर को उस रन के स्टार्टिंग में, जब ये टाटा मोटर ये जो नीचे आया था ना 2017 से 2020, जो आपको एचडीएफसी तो कुछ 2 साल में कुछ हो ही नहीं रहा आप कह रहे हो, मैं उसी पॉइंट को समझा रहा हूं कि जब एचडीएफसी में कुछ नहीं हो रहा, तब आप एंट्री लेके अगले 2-4-5 साल के लिए बैठेंगे, तो आपको 2020 से 2024 में जो टाटा मोटर्स हुआ, वो आपको एचडीएफ, मैं नहीं कह रहा होगा, वो आपके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। समझ में आई यतेंद्र जी? जी सर, जी यस। सर हाँ, मेरा एक आपको क्वेश्चन ये समझना था पड़ेगा कि जैसे प्लीज। कि आप लोग अभी बहुत यंग एज में हो, मुझे पता है। आपको दुनिया में जो मर्सिडीज कार के सामने खड़ा होगा वही आपको अमीर दिखेगा, और जो मारुति 800 से चलता हुआ जाएगा वो आपको गरीब दिखेगा, क्योंकि आपकी लोगों की ये उस एज की या आज के इंडिया की सोच यही है कि जो मर्सिडीज से जा रहा है वो अमीर है, और जो 800 से या एक मारुति की कार से चल रहा है वो गरीब। लेकिन आप कभी नहीं सोचेंगे कि जो मर्सिडीज से जा रहा है वो उसने अपने दोस्त से किराए पे मांगी हो सकती है, पेट्रोल भर के चल रहा है, लेकिन जो मारुति से चल रहा है वो अपनी गाड़ी उसकी हो सकती है। ये आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि उतना हमारा विजन ही नहीं, हमारी सोच उतनी हुई ही नहीं। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। हम केवल ये देखते हैं वो मर्सिडीज से चल रहा है, कितना अमीर आदमी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मर्सिडीज से चल रहा है, क्या वो गाड़ी उसकी है? क्या वो उसमें तेल भरवाने के पैसे भी रखता है? क्या वो उसकी सर्विस करवा पाता है? ऑन द अदर हैंड, जो मारुति से चल रहा है वो ज्यादा अमीर हो सकता है। बस वो सकता कौन है, वो क्योंकि आपको जो दिखता है वही आप उसी को समझते हो, वही आपके लिए संसार है, लेकिन संसार कुछ और है। यतेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया हूंगा। और जितने लोग भी जुड़े हैं, यस सर, आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। हाँ, तो जितने लोग भी जुड़े हैं उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि एक अच्छे स्टॉक का अच्छा प्राइस क्या होता है। जब तक आप अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे नहीं पकड़ेंगे, टाटा मोटर्स को 2020 में नहीं पकड़ेंगे, 2024 में टाटा मोटर्स पकड़ के कोई फायदा होने वाला नहीं, बहुत कुछ सर नहीं एक होगा। क्वेश्चन है, हाँ जी संदीप जी, बताइए। पेटीएम जैसे स्टॉक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ जी, पेटीएम पेटीएम जैसे जैसे स्टॉक स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या गिरने में, डूबने में, या बढ़ने में? स्टार्टिंग में उसकी बिजनेस अच्छी चल रही थी, स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन लास्ट में एकदम से सडन डीप आया और सब कुछ खत्म। ये किसने कहा कि स्टार्टिंग में उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था? अभी सर हम दिखाता देख हूँ। भी पा रहे थे लोकली। आप बस, यही तो दिक्कत है ना बेटा, ये दिखाइए, आपको दिखाता हूँ। अगर आप थोड़ी सी भी दिमाग लगाते तो आप ये लाइन बोलते ही नहीं, और पिछली क्लास के बाद तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए था। ये देखिए, पेटीएम जो है 2016 से मेरे पास डेटा है, ध्यान से देखिए। 1,500 करोड़ का लॉस, 800 करोड़ का लॉस, 1,400 करोड़ का लॉस, 4,000 करोड़ का लॉस, 2,800 करोड़ का लॉस, 1,500 करोड़ का लॉस, 2,300 करोड़ का लॉस। ध्यान से देखिएगा, 1,800 करोड़ का लॉस, 1,000 करोड़ का लॉस। मुझे इतना बता दो, तुम्हारा पड़ोसी एक बिजनेस करेगा और उस बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, वो कहेगा आजा तो मेरा पार्टनर बन जा, क्या आप बनेंगे संदीप जी उसका पार्टनर? कभी नहीं सर। मतलब आपका पड़ोसी जो आपके घर के बगल में रहता है वो लॉस कर रहा है, आप उसके साथ नहीं देंगे। लेकिन ये पेटीएम का मालिक पता नहीं कहां से आपका रिश्तेदार आ गया, वो 5 साल से लॉस कर रहा है, आप उसके में पार्टनर बन गए, आपने उसमें शेयर खरीदा, यानी आप उसके पार्टनर बन गए, और आप कहते हो कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं। सर वही पूछ रहा हूँ, इनको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे?
ये क्या है, आपको 2016 से नहीं दिख रहा था कि एक कंपनी में कुछ भी हो सकता है? देखिए, आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं दिखा रहा हूं आपको। आपको दिखना पड़ेगा। मैंने पहले दिन बताया क्या वो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। यहाँ तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, बढ़ने की तो बात ही छोड़िए। फर्स्ट क्लास में अटेंड किया था ना आपने संदीप? हाँ जी। तो फिर यहाँ तो लॉस धरा के कंपनी के ऊपर है। तो ऐसी कंपनियां जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका रेवेन्यू घट रहा है, जिसमें प्रमोटर्स शेयर बेच रहे हो, जिसमें लोन बहुत हो, इन सब कंपनियों से दूर रहेंगे। हो सकता है इनमें से कोई जोमेटो बन जाए, हो सकता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट हो रही है, वहां पे प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा ना हर जगह प्रोबेबिलिटी है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा आपके फेवर में। आपको ये लिखना, सिंपल सा रूल है, आपको बता रहा हूं। आपको अपने ज्वाइन करना एक कंपनी, आप कहते हो जी मैं तो वो कंपनी ज्वाइन करूंगा जो 20 साल से स्टेब्लिश हो, इतनी सैलरी देती हो। वहां तो आप ये देखते हो कि यार ये छोटी सी कंपनी है, कल ही खुली है, सैलरी कह रही है चलो प्रॉफिट होगा तो दे दूंगी। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो ज्वाइन करोगे? नहीं करोगे आप। और दूसरे उधर इन्फोसिस हो, आपका टीसीएस हो, वो कहेगी ठीक है हम 10,000 कम देंगे तो भी आप ज्वाइन कर लो। मतलब वहां पे देखिए डिसीजन देखिए कैसे देते हैं। लेकिन जब शेयर खरीदने की बारी आती है, सर कहीं वो अच्छा कर गई तो, कर गई तो उसी तरह कोई एक छोटी सी स्टार्टअप है, अभी कल शुरू किया, मैं शुरू करता हूँ, मैं कहूंगा आप अपनी जॉब छोड़ो, चलो यार स्टार्टअप शुरू करते आ जाओ। आप कहोगे नहीं यार, पता नहीं क्या होगा मेरे करियर का, क्या गॉट योर पॉइंट सर। तो आपको वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी तो कम कमा लो, पर लेकिन पता है कि अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया, आपने इन्फोसिस को ज्वाइन कर लिया, आपने कोई XYZ कंपनी ज्वाइन कर लिया जिसपे अच्छे प्रमोटर हैं, हो सकता है वो छोटी ही हो सकता है, लेकिन वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो पता है कि हाँ वो मुझे कम देंगे लेकिन वो मुझे सैलरी देंगे, वो मुझे सैलरी देंगे। ऐसा ना होगा कि 6 महीने काम करा के सैलरी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बेटर है HDFC खरीद के हम सैलरी हर महीने देते रहें, एज कंपेयर टू आप पेटीएम खरीद रहे हैं और वो आपसे कहे जी हम सैलरी भी देंगे, बोनस भी देंगे, डिविडेंड भी देंगे, ये भी देंगे, और अल्टीमेटली कुछ ना दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो आपको देखना है आप कहाँ हैप्पी है। मैं तो अपनी सैलरी लेके ज्यादा खुश हूं, तो आई ट्रेड ऑन दैट बेसिस। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप शेयर खरीदने से पहले क्या अच्छे शेयर होते हैं और क्या अच्छा प्राइस होता है, ये दो फैक्टर को देखे बिना कभी शेयर नहीं खरीदेंगे, ये मेरा आपसे उम्मीद है फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं चाहूंगा कि आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में क्लास की फीडबैक क्लास के बाद जरूर लिखें, सो दैट कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनको एक मोटिवेशन मिले कि जब मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो वो उसे देखें, उनको लगे कि हाँ हमने मिस किया, हमें जरूर देखना चाहिए। तो फॉर टू हेल्प देम योर फ्रेंड्स, प्लीज अभी जो आपका ग्रुप बना है उस पर फीडबैक जरूर डालें कि ये सेशन कैसा था और आपकी क्या लर्निंग थी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू अगेन। सर। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप। हेलो।